गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है फिजिक्स में 10 चैप्टर तरंग प्रकाश की में यंग का द्विस्लिट प्रयोग। यंग का द्विस्लिट प्रयोग, यंग के द्वारा क्या प्रयोग किया गया था। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई, लेकिन फ्रिंज चौड़ाई का जो डेरिवेशन है वो डिराइव करके सिलेबस में नहीं है इस समय बोर्ड एग्जाम में, इसलिए हम उसको डिराइव करके नहीं बताएंगे। फ्रिंज चौड़ाई डायरेक्ट फार्मूला बता देंगे बस, उसका अलग से वीडियो बाद में बना दिया जाएगा। लेकिन आपको अभी जो बोर्ड एग्जाम में है तो वो उसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, डिराइव करने के लिए नहीं है, फार्मूला से क्वेश्चन। ठीक है, तो यंग का द्विस्लिट प्रयोग और फ्रिंज चौड़ाई टॉपिक है। यंग का द्विस्लिट प्रयोग, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट या टू स्लिट जो भी कहिए, यंग का द्विस्लिट प्रयोग। तो यंग के द्वारा क्या प्रयोग किया गया था, देखिए उसने क्या किया, यहाँ पर एक स्लिट लिया, ये यहाँ पर क्या है स्लिट, ऐसे कुछ दूरी पर दो और स्लिटें हैं, यहाँ पर ये मानकर चलते हैं एक गत्ते में एक स्लिट ये और दूसरी स्लिट ये, और यहाँ पर कुछ दूरी पर एक्स वाई क्या है, एक स्क्रीन पर्दा है ये इसमें ये है S, ये है S1 और ये है S2, और ये यहाँ से कुछ दूरी पर ये क्या है, एक स्क्रीन पर्दा, स्क्रीन। ठीक है ना, ये इसकी चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग इसकी जो चौड़ाई दिया गया है वो लगभग 1 मिलीमीटर है ना, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 0.5 मिलीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक लगभग कितना 10 सेंटीमीटर, और ये 1 से 2 मीटर, 1 से 2 मीटर। ठीक है ना, यह क्या है, एक स्लिट है जो एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित है, इसकी चौड़ाई जो है, चौड़ाई लगभग 1 मिलीमीटर है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर एक दूसरे के समांतर S1 S2 दो स्लिटें हैं, और यहाँ स्क्रीन है। ठीक है ना, यदि हम ऐसे इसको प्रदर्शित करें तो D से इसको लिखा जाता है, तो स्मॉल d से ये दूरी। ठीक है ना, यहाँ से लाइट जो जाएगा लैम्डा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश, लैम्डा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश। इसमें होता क्या है, यस क्या है, एक स्लिट है ना, इसका हम प्रयोगी व्यवस्था बता करके इसका प्रेक्षण बताएंगे, पूरी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। यस क्या है, एक स्लिट है जिसकी चौड़ाई लगभग कितनी है, 1 मिलीमीटर है, और ये एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित है। इससे कुछ दूरी पर लगभग कितना, कुछ दूरी पर तो लगभग कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक गत्ते में दो स्लिटें हैं, S1 और S2, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। S1 S2 एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 0.5 मिलीमीटर। हम इसको D से प्रदर्शित आय करेंगे, ये जो D लिखा गया है ये D से प्रदर्शित आय करेंगे हम इसको, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 से 2 मीटर है, जिसको हमने क्या कहा है, कैपिटल D।
और ये एक्स वाई क्या है, ये स्क्रीन है जहाँ पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा। व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा यानी व्यतिकरण होने के बाद घटना दिखेगी, ठीक है ना। अब व्यतिकरण क्या होता है इसको पीछे लेक्चर में आप पढ़ेंगे तब समझेंगे, है ना। यहाँ पर हम उस शब्द का उपयोग भर कर देंगे, डिटेल तो आपको पीछे से ही जानना पड़ेगा। आप कहोगे आप डिटेल है बता दी, डिटेल अब क्या बताना, पीछे लेक्चर बना उसको देख लो, ठीक है ना। तो ये यश क्या है, एक स्लिट है जो एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित है। इसकी चौड़ाई लगभग 1 मिलीमीटर है। इससे लगभग 10 सेंटीमीटर पर एक गत्ते में 2 स्लिटें हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं और एक दूसरे से लगभग 0.5 मिलीमीटर की दूरी पर हैं। और इससे 1 से 2 मीटर की दूरी पर एक स्क्रीन है जिस पर व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त होगी, व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त होगा। अब देखा ये गया इसके प्रेक्षण में, यानी प्रेक्षण देखा ये गया, सुनिएगा, पर्दे पर एकांतर क्रम में जब यहाँ से तरंग चलती है, यहाँ से तरंग चलती है, तो पर्दे पर एकांतर क्रम में एकांतर क्रम में वन वायु एक काली और एक चमकीली पट्टी प्राप्त हो रही थी। प्रयोगों के द्वारा ये देखा गया कि यहाँ से निकलने वाली तरंग और यहाँ की निकलने वाली तरंग के बीच में जब अध्यारोपण हुआ तो यहाँ पर देखा ये गया कि इस पर्दे पर कुछ चमकीली और कुछ काली पट्टियाँ दिखाई देती हैं। ये हम नहीं देखे हैं, इन्होंने देखा, यंग के प्रयोग के द्वारा ये पता चला, है ना। तो उन्होंने ये बताया कि ऐसा कुछ करने पर यहाँ पर पर्दे पर एकांतर क्रम में कुछ चमकीली और कुछ काली पट्टियाँ दिखाई देती हैं, ठीक। पर्दे पर एकांतर क्रम में कुछ चमकीली और कुछ काली पट्टियाँ दिखाई देती हैं जिन्हें क्रमशः दीप्त और अदीप्त फ्रिंज कहा गया है। पर्दे पर एकांतर क्रम में कुछ चमकीली और कुछ काली पट्टियाँ दिखाई देती हैं या प्राप्त होती हैं जिन्हें क्रमशः दीप्त और अदीप्त फ्रिंज कहा गया है। अब इन दोनों स्लिटों से समान दूरी पर, मान लो यहाँ एक बिंदु हम ले लेते हैं P0, इस पर्दे पर कोई ऐसा बिंदु होगा जो S1 S2 से बराबर दूरी पर होगा। यदि यहाँ की बात करें तो S1 से नज़दीक होगा, S2 से ज़्यादा दूर होगा। यदि यहाँ पर बात करें तो S2 से नज़दीक होगा, S1 से ज़्यादा दूर पर होगा। पर कोई ना कोई बिंदु ऐसा होगा जो S1 से और S2 से बराबर दूरी पर होगा। पर्दे पर कोई ऐसा बिंदु होगा जो S1 और S2 से बराबर दूरी पर होगा, और जो ऐसी दूरी पर बिंदु होगा उस बिंदु पर जो फ्रिंज बनती है वो चमकीली बनती है, जिसको कहा जाता है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। क्या कहेंगे उसको? केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। पहला हमने क्या बताया, पर्दे पर एकांतर क्रम में कुछ चमकीली तथा कुछ काली पट्टियां प्राप्त होती हैं जिन्हें क्रमशः दीप्त और अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। नंबर 2, पर्दे का वह बिंदु जो S1 S2 से बराबर दूरी पर होता है वहाँ पर दीप्त फ्रिंज बनती है जिसे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कहते हैं। फिर तीसरा पॉइंट, जितनी दीप्त फ्रिंजें होती हैं, जैसे यहाँ पर इसके बाद क्या बनी, ये केंद्रीय दीप्त, तो ये अब क्या होगी, अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, ठीक है ना। ऐसे इधर भी अदीप्त, दीप्त, अदीप्त ऐसे प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। केंद्रीय दीप्त, अदीप्त, दीप्त, अदीप्त। तो ये कहा हमने कि पर्दे का वह बिंदु जो S1 S2 से बराबर दूरी पर होता है, पर्दे का वह बिंदु जो S1 S2 से बराबर दूरी पर होता है वहाँ केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बनती है, ठीक है ना। अब दीप्त यानी ब्राइट, अदीप्त डार्क, ब्राइट, ठीक है ना। तो
तो पर्दे ये वाला केंद्रीय दीप्त हो गया, फिर अदीप्त दीप्त अदीप्त क्रम से एकांतर क्रम से दीप्त अदीप्त प्राप्त होती रहती हैं। ठीक है ना। अब जितनी दीप्त वाली है, दीप्त दीप्त केंद्रीय दीप्त दीप्त, इन सब की तीव्रता अधिकतम होती है और एक समान। जितनी भी दीप्त फ्रिंजें होती हैं उन सभी दीप्त फ्रिंजों पर तीव्रता एक समान और अधिकतम होती है। ठीक ऐसे ही सभी अदीप्त फ्रिंजों पर भी तीव्रता एक समान और न्यूनतम होती है। एक समान होती है लेकिन कम होती है, बल्कि यहाँ 0 भी कह सकते हो। सभी अदीप्त फ्रिंजों पर जो तीव्रता होती है एक समान तथा न्यूनतम, है ना, लगभग 0 बोल दीजिए। ठीक, तो कितने पॉइंट हुआ फिर से सुनना। हमने ये कहा कि पर्दे पर एकांतर क्रम में कुछ चमकीली और कुछ काली पट्टियाँ प्राप्त होती हैं जिन्हें क्रमशः दीप्त और अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। नंबर 2 में हमने कहा पर्दे का वह बिंदु जो दोनों स्लिटों से समान दूरी पर होता है उसे कहा जाता है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। तीसरे नंबर में ये कहा कि सभी दीप्त फ्रिंजों पर तीव्रता एक समान तथा अधिकतम होती है तथा सभी अदीप्त फ्रिंजों पर तीव्रता एक समान तथा न्यूनतम और 0 होती है। फिर ये बता दें, अगला नंबर ये है कि 2 क्रमागत दीप्त, क्रम से 2 दीप्त ले लो चाहे क्रम से 2 अदीप्त ले लो, 2 क्रमागत दीप्त चाहे 2 क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी जो होती है एक समान होती है, उसे फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। 2 दीप्तों के बीच की दूरी अथवा 2 अदीप्तों के बीच की दूरी बराबर होगी, उसी को कहा जाता है फ्रिंज चौड़ाई। यानी 2 क्रमागत दीप्त अथवा 2 क्रमागत अदीप्त, क्रमागत मतलब क्रम से, जैसे 5वें और 6वें 7वें 8वें के बीच की दूरी, तीसरे चौथे के बीच की दूरी, है ना। तो किन्हीं 2 क्रमागत दीप्त या 2 क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी समान होती है जिसे फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। और फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करने का फार्मूला होता है बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन डी। और ये सिद्ध करके भी आप लाया जा सकता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में सिद्ध करने के लिए सिलेबस में नहीं है, है ना। बहुत पहले रहा करता था लेकिन अब 2022-23 से हटा दिया गया है उसको, है ना। उसका केवल फार्मूला यूज करना है, डिराइव नहीं करना, इसलिए उसको हम नहीं बता रहे बोर्ड के हिसाब से। बाद में उसका भी वीडियो बन जाएगा जिसको आप पढ़ना होगा तो पढ़ सकेंगे, पर फिलहाल अभी हम केवल फार्मूला 32 से सवाल बता देंगे। ठीक है ना। अब लैम्डा क्या है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। डी क्या है, इन स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी है। स्मॉल डी क्या है, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है। ठीक है ना। तो ये प्रायोगिक व्यवस्था है। यहाँ पर इसको आप अदीप्त को आप डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, इसको बल्कि सेंट्रल ब्राइट बोल सकते हैं। सेंट्रल ब्राइट केंद्रीय दीप्त, ठीक है ना। ये लिखा गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर व्युत्करण के आधार पर समझो तो दीप्त का मतलब विनाशी से है और दीप्त का मतलब है संपोषी व्युत्करण से और अदीप्त का मतलब है विनाशी व्युत्करण से। ठीक है। असंपोषी व्युत्करण होता है जब 2 तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती हैं। समान कला में अध्यारोपित होती हैं मतलब यदि इस प्रकार से ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे, है ना, तो ये क्या बनाएगा, ब्राइट यानी दीप्त। और यदि मान लीजिए ऐसे से तो ये कहलाएगा डार्क यानी अदीप्त। समान कला में मिलने पर ये संपोषी से मतलब है, किससे है, संपोषी से। और ये किससे होता है, विनाशी। ठीक है। इसमें कलांतर फाई बराबर होता है 0 या 2n पाई कलांतर, इसमें कलांतर जो होता है। और इसमें कलांतर क्या होता है, फाई बराबर 2n-1 पाई, ये भी है। ठीक है ना। तो ये सब इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब हम मेन इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, प्रेक्षण, वो लिखे दे रहे हैं उसका फार्मूला। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए
इसका प्रेक्षण में हमने क्या कहा? नंबर 1, पर्दे पर एकांतर क्रम में कुछ चमकीली तथा कुछ काली पट्टियां प्राप्त होती हैं, जिन्हें क्रमशः दीप्त व अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। ये पहला पॉइंट। पर्दे पर एकांतर क्रम में कुछ चमकीली तथा कुछ काली पट्टियां प्राप्त होती हैं, जिन्हें क्रमशः दीप्त व अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। दूसरा, पर्दे पर वह बिंदु जो कि S1 व S2 से समान दूरी पर होता है, वहाँ पर चमकीली पट्टी प्राप्त होती है, जिसे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कहते हैं। नंबर 3, सभी दीप्त फ्रिंजों पर तीव्रता एक समान होती है। सभी अदीप्त फ्रिंजों पर तीव्रता एक समान न्यूनतम शून्य होती है। दो क्रमागत दीप्त अथवा क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी समान होती है, जिसे फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। अर्थात व्यतिकरण फ्रिंजें समदूरस्थ होती हैं। व्यतिकरण फ्रिंजें समदूरस्थ होती हैं। व्यतिकरण फ्रिंजें समदूरस्थ होती हैं। ठीक है ना? क्या कहा हमने? पर्दे पर एकांतर क्रम में कुछ चमकीली काली पट्टियां प्राप्त होती हैं, जिन्हें क्रमशः दीप्त अदीप्त फ्रिंज कहते हैं।
पर्दे का वो बिंदु जो S1 S2 से बराबर दूरी पर होता है वहाँ केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बनती है। सभी दीप्त फ्रिंजों पर तीव्रता एक समान अधिकतम होती है। सभी अदीप्त फ्रिंजों पर तीव्रता एक समान न्यूनतम शून्य होती है। और दो क्रमागत दीप्त अथवा दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी बराबर होती है, उसे फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। अर्थात फ्रिंजें जो है समदूरस्थ होती, समान दूरी पर होती हैं। ठीक है ना। अब यदि यहाँ पर फ्रिंज चौड़ाई की यदि बात हम करें तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होता है वो भी देख लीजिए। यहाँ पर 6वें पॉइंट में हम उसका सूत्र लिखे देते हैं। यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा स्लिटों के बीच की दूरी d स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल D है, तो फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर लैम्डा D/d होता है। एक ये फार्मूला। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से यानवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, मान लीजिए 91 नंबर की फ्रिंज के बीच की दूरी निकालना हो तो ये सूत्र होता है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से 91 नंबर की दीप्त फ्रिंज की दूरी निकालना हो तो ये केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से 91 अदीप्त फ्रिंज की दूरी n बराबर 2n-1 लैम्डा D/d ये होता है। ठीक है ना। ये फार्मूला, ये 2n-1 लैम्डा D/d ये फार्मूला होता है। ठीक है ना। ये बताए दे रहे हैं। ये है फ्रिंज चौड़ाई का फार्मूला। ये है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से 91 नंबर की दीप्त निकालना हो। मान लीजिए कह दिया जाए केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तीसरे नंबर की फ्रिंज की दूरी क्या होगी, तो आप यहाँ d का मान रखो जो दिया रहेगा प्रश्न में, और लैम्डा का मान रखो, इसका रखो। तीसरे का निकालना है तो ये है ना दीप्त का, और तीसरे अदीप्त का निकालना है तो ये फार्मूला लगा दो। अब चाहो तो इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हो, बीटा n भी हो सकता है। इसके जगह पर क्या लिख सकते हो, बीटा लिख सकते हो। फ्रिंज चौड़ाई है ये बीटा। ठीक है ना। और कुछ बातों को और बता दें, जनरली सवाल उबाल में ये जब आप सवाल हल करेंगे तो अक्सर ये देखा जाएगा जो वो बता रहे हैं। यहाँ पर ये बता दें जो d का मान रहता है वो प्रायः किस में रहेगा, मिलीमीटर या सेंटीमीटर में, और जो बीटा का मान रहेगा वो प्रायः किस में रहता है, ये लैम्डा का मान जो है एंगस्ट्राम या नैनोमीटर है ना, और d का जो मान होता है वो किस में रहता है, मीटर में। जरूरी नहीं है ये, पर अक्सर ये देखा जाता है कि जो d का मान होता है किस में दे देता है, मिलीमीटर या सेंटीमीटर। बीटा का मान मिलीमीटर,
लैम्डा का मान एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर, ये मीटर में। तो सबसे पहले कोई आंकिक सवाल जब हल करेंगे तो ध्यान रखना कि उसको एसआई में बदल दो, एक ही मात्रक में, ठीक है ना। मिलीमीटर या सेंटीमीटर ये अक्सर मिलीमीटर, ये एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर ये मीटर में दिया रहता है, ठीक है ना। अब विशेष पॉइंट ये भी जानना है कि ये दोनों डी कौन कौन है ना। तो ये स्मॉल डी ये है, दोनों की स्लिटों के बीच की दूरी, ये डी ये है इन दोनों स्लिटों के बीच की दूरी, है ना। बस ये ऐसे वास्तव में आया है और पर्दा ऐसे आ रहेगा, ठीक है। इस प्रकार हमने दिखाया है इसमें बोर्ड में, ठीक है ना। तो ये डी, इसका मान 1 मीटर से 2 मीटर तक लिया गया था जब प्रयोग किया गया था, तो ठीक है ना। तो ये फ्रिंज चौड़ाई का ये सूत्र हुआ। अब फ्रिंज चौड़ाई जो है किस पर निर्भर है ये लैम्डा डी और स्मॉल डी पर, ठीक। थोड़ा सा और बता दें इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, एक संबंध होता है कलांतर बराबर 2 पाई अपान लैम्डा गुणे पथांतर, ऐसा लिखा रहता है, फाई बराबर 2 पाई अपान लैम्डा गुणे ये, ठीक। तो संपोषी व्यतिकरण, संपोषी यानी दीप्त, है ना। तो फाई बराबर क्या होता है 2n पाई, अर्थात पाई का सम गुणज। तो यहाँ पर क्या रख दें 2, तो समीकरण 1 से 2n पाई बराबर 2 पाई अपान लैम्डा गुणे ये इससे कैंसिल, तो n लैम्डा बराबर ये, या लैम्डा बराबर पथा डेल्टा बराबर इसको क्या बोलते हैं पथांतर, लैम्डा बटे 2 का समगुणज, समगुणज। क्या किया हमने, इसको 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 2 का गुणा भाग, तो लैम्डा बटे 2 2n, यानी हम ये कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, संपोषी व्यतिकरण कहो चाहे दीप्त फ्रिंज, संपोषी व्यतिकरण चाहो चाहे दीप्त फ्रिंज, तो कलांतर कितना होता है पाई का समगुणज, पाई का ये 2n है, क्या है 2n पाई। तो दीप्त या संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर पाई का समगुणज, अब पथांतर लैम्डा बटे 2 का समगुणज, ठीक है। अब यही विनाशी की बात करें तो विनाशी व्यतिकरण या अदीप्त विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। तो यहाँ फाई बराबर होता है 2n-1 पाई, मतलब पाई का विषम गुणज। तो समीकरण 1 से 2n-1 पाई इक्वल टू 2 पाई अपान लैम्डा इंटू ये सॉरी, तो ये पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये बराबर लैम्डा बाई 2 2n-1, लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज, सॉरी।
तो क्या क्लियर हुआ? बहुत इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं। समपोषी व्यतिकरण के लिए कालांतर जो है पाई का सम गुणज होता है और लैम्डा वाई पथांतर लैम्डा वाई सॉरी, और विनाशी व्यतिकरण के लिए अदीप्त के लिए कालांतर जो होता है पाई का विषम गुणज होता है और पथांतर जो होता है ये पथांतर है लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज। तो इस प्रकार से अब फ्रिंज चौड़ाई के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए उसका आप डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।